बार देखो इसका, ईथर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ईथर का जो जनरल फार्मूला आपको पता है, दैट इज़ ROR, ठीक है, ये ईथर है। और अगर इसका हम फार्मूला देखें इस तरह से, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये एल्किल हैं, दोनों के दोनों एल्किल हैं, तो CnH2n+1 का होल ट्वाइस O कर दो। R क्या है, अब बोथ R में भी सेम और डिफरेंट, दोनों केस हो सकते हैं कि दोनों R बराबर भी हों और दोनों R बराबर ना भी हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक केस तो नहीं होगा, नेवर एवर, ठीक है। R नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, R जो है वो हाइड्रोजन के बराबर नहीं होगा इस ईथर के केस में, ROR के केस में। जनरल जो बेसिक फार्मूला है CnH2n+1 का होल ट्वाइस O, दोनों R सेम हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। वो उनका नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो सकता है, उनका विन्यास चेंज हो सकता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि R जो है वो H नहीं होगा, ठीक है। कई कंपाउंड मिलेंगे आपको, फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे जिसमें ये देखा जाएगा कि R जो है वो H हो सकता है, बट ईथर के केस में दोनों R, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, दोनों R कभी भी H नहीं होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, एल्किल ग्रुप। क्या होंगे बेटा, ये एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप होंगे, या एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, मतलब एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो एरिल ग्रुप भी हो सकता है और एरोमेटिक, एल्किल एलिफेटिक और एरिल एरोमेटिक, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों एलिफेटिक एरोमेटिक मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जरा इसके बारे में कुछ और बात हम बताते हैं। एक वैज्ञानिक है रेमंड लेली, इन्होंने जो है सबसे पहले अल्कोहल के बारे में देखा था, तो अल्कोहल की जो क्रिया है उसको कराया था कंसनट्रेट H2SO4 से। इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। कंसनट्रेट H2SO4 क्या बोलते हैं बेटा, ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से जब कराई उन्होंने, तो कुछ वाष्पशील पदार्थ प्राप्त हुआ, ठीक है, वाष्पशील पदार्थ प्राप्त हुआ, और जो कि कलरलेस था, मतलब रंगहीन था, तो कह सकते हैं रंगहीन वाष्पशील पदार्थ, और बहुत तेज़ी से वाष्पशील हो गया। तो उस पदार्थ को बाद में कुछ और नाम दिया गया था, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो ईथर शब्द आया है, जो ईथर टर्मिनोलॉजी आई है, इसको अगर हम देखें तो ये नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा, इस खासकर इस वाष्पशील रंगहीन पदार्थ के लिए जो अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने के बाद रेमंड लेली को प्राप्त हुई थी, वो क्या था। अगर आप इसका लैटिन वर्ड देखेंगे, इस ईथर शब्द के ओरिजिन का लैटिन वर्ड अगर आप देखें तो इसकी स्पेलिंग में आता है AETHER, एथर। और अगर ग्रीक वर्ड देखेंगे, ग्रीक वर्ड अगर आप देखेंगे तो ये आता है एथर, AETHER और ये AITHER। अच्छा, इन दोनों का जो मतलब है वो मतलब है साफ आकाश या स्वच्छ आकाश। इसका मतलब है स्वच्छ आकाश या साफ आकाश या ऊपरी स्थान, आकाश का ऊपरी स्थान, इसका मतलब यही है, आकाश का ऊपरी स्थान। अब इसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ से ईथर शब्द का क्या मतलब है, देखो जरा थोड़ा सा, कि जो पदार्थ है वो वाष्पशील और रंगहीन है। मतलब वाष्पशील मतलब क्या, उड़ जाता है। तो अगर आप शुरुआती अर्थ लगाने की कोशिश करें कि कहाँ से ये शब्द निकल के आया होगा ईथर, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि साफ आकाश या स्वच्छ आकाश, ऐसा इसलिए कि वाष्पशील बहुत ज़्यादा होता है, उड़ जाता है, इसलिए नाम रखा गया होगा, ठीक है। और चूँकि ये पूरी तरह से पारदर्शी या रंगहीन होता है, तो आकाश का ऊपरी स्थान, स्वच्छ आकाश और आकाश का ऊपरी स्थान, तो उन दोनों के साथ रिलेट करके कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी बनाई गई, और उसमें से ये इस्तेमाल किया गया, क्या, ईथर। आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, ईथर। क्लियर। अब इसकी डिफिनीशन देखो बेटा, ईथर की डिफिनीशन अगर हम थोड़ा दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर हम एल्केन के फॉर्म में करें, एल्केन के रूप में करें अगर हम, तो हम देखेंगे कि ROR। अब है क्या ये ईथर को आप ये लिख सकते हैं, डाई एल्किल ऑक्साइड लिख सकते हैं, डाई एल्किल ऑक्साइड, मतलब 2 बार एल्किल और ऑक्साइड है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब ये क्या है, ये एल्केन के फॉर्म में, मतलब एल्किल है, एल्किल तो 2 बार एल्किल और ऑक्साइड, मतलब एक ऐसा ऑक्सीजन है
एक ऐसा ऑक्सीजन है जो अपनी दोनों वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर रहा है, एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। एक डिफिनीशन तो ये है। दूसरी डिफिनीशन जल के रूप में अगर हम करें, पानी के रूप में, तो पानी में क्या है, पानी HOH, पानी HOH। अब इसको अगर हम 2 बार, ये दोनों हाइड्रोजन हटाओ, एक बार हट गया तो ये बन गया, और फिर अगली बार फिर से H हटाओ तो क्या बन गया, ROR। तो मतलब जैसे जल को अगर हम हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, वैसे ही डाई एल्किल ऑक्साइड हम बोल रहे हैं एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एल्कोहल जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न है। तो अगर हम ईथर को डिफाइन करें इन द फॉर्म ऑफ इस वाटर के फॉर्म में, तो जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न, डाई एल्किल व्युत्पन्न एल्कोहल ईथर कहलाता है। क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। एक और डेफिनेशन देखो एल्कोहल के फॉर्म में, एल्कोहल के रूप में अगर देखो तो एल्कोहल होता ये है कि अगर आप ये एल्कोहल ले लीजिए, और ये वही है एल्कोहल, ये बेटा 2 अणु है, और इसका अगर हम निर्जलीकरण करा दें, मतलब OH और H, पानी बन गया, क्या मिल जाएगा, ROR मिल जाएगा, और ये हो गया वाटर। अब ये है ईथर ना, इस ईथर का अगर हम जल अपघटन करा दें, मतलब इस ईथर का अगर हम जल अपघटन करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल। ध्यान से सुनना, ईथर का अगर हम जल अपघटन करा दें तो क्या मिल जाएगा, ईथर का जल अपघटन करा तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें एल्कोहल। ठीक है। या कह सकते हैं कि ईथर को अगर हम पानी से रिएक्शन कराएं तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा। ईथर का अगर हम निर्जलीकरण करा दें, सॉरी, ये एल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण करा दें, एल्कोहल का निर्जलीकरण करा दें, मतलब एल्कोहल से पानी अगर निकाल दिया जाए तो हमें ईथर मिलेगा। एल्कोहल से पानी निकाल दे तो क्या मिलेगा, ईथर। इसीलिए एल्कोहल के टर्म में हम ये क्या कह सकते हैं कि एल्कोहल का एनहाइड्राइड मतलब होता है बेटा विदाउट वाटर। तो एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्या कहलाता है, ईथर। एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्या कहलाता है बेटा, ईथर। बात समझ रहे हैं। तो ये 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं आप। सिंपल एल्केन के रूप में, मतलब डाई एल्किल ऑक्साइड के फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं। जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न के फॉर्म में कर सकते हैं कि HOH में दोनों ROR लगा हुआ है। एल्कोहल के फॉर्म में क्या कह रहे हैं आप, एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्या कहलाता है, ईथर। एल्कोहल के एनहाइड्राइड को, मतलब एल्कोहल से पानी निकालने के बाद जो बचेगा वो एनहाइड्राइड होता है। किसी भी यौगिक से या किसी भी ऑक्साइड से या किसी भी हाइड्रोक्साइड से अगर हम पानी निकाल दें, पानी निकालने के बाद जो बचता है शेष, वो कहलाता है उस यौगिक का एनहाइड्राइड। तो एल्कोहल का एनहाइड्राइड कौन हो गया, ईथर। क्लियर। ये डिफिनीशन बड़ी आसानी से दी जा सकती है। अब अगला देखो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में अगर आप देखेंगे तो ईथर को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तरीका तो ये है जिसे हम कह रहे हैं सरल ईथर, सरल ईथर, या इसको हम कहते हैं सममित ईथर। सममित ईथर क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि दोनों R जो है वो क्या है, सेम है, मतलब R = R, जो इधर है वही इधर है। तो अब आप इसके एग्जांपल देख सकते हो, CH3OCH3 या C2H5OC2H5। तो दोनों तरफ के R क्या हो गए, समान हो गए, तो इसलिए बोलते क्या है, सममित ईथर या सरल ईथर। दूसरा है मिश्रित ईथर। क्या है बेटा, मिश्रित ईथर, मिक्स्ड ईथर। ठीक है, इसको बोलते हैं असम्मित। अब नाम से ही लग रहा है, असम्मित मतलब दोनों तरफ के R क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो दोनों तरफ के R जो है वो अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। तो मतलब एक तरफ 1 कार्बन, दूसरी तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन, या ऐसा कुछ, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन। समझ रहे हैं, ये सब जो है मिश्रित ईथर में आएंगे। इसी मिश्रित ईथर में हम एक बात और बता सकते हैं कि एक तरफ कर दो एलिफेटिक और एक तरफ कर दो एरोमेटिक। तो ये मेथॉक्सीबेंजीन हो गया, ये मेथॉक्सीबेंजीन है या एनीसॉल भी कहते हैं। तो एक तरफ एरोमेटिक लग गया और एक तरफ क्या लग गया, एलिफेटिक। तो ये भी किस में आएगा, मिश्रित ईथर में। तो सरल ईथर, सममित ईथर, और दूसरा हो गया मिश्रित ईथर। अब अगला देखो नामकरण का है, नोमेनक्लेचर का। इसमें क्या है, 2 तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं, पहले से भी पता है आपको। एक तो निरर्थक पद्धति जिसे हम ट्राइवियल मेथड कहते हैं, पुराना तरीका। दूसरा तरीका है IUPAC का। तो अगर पुराना तरीका हम देखें, जिसे हम निरर्थक पद्धति या साधारण पद्धति भी कहते हैं, ठीक है, निरर्थक पद्धति, इसको हम कहते हैं ट्राइवियल मेथड या ट्राइवियल सिस्टम।
ये क्या है, इसमें सिंपल एल्किल के टर्म में हम नाम लिखते हैं। अभी देखो इसको कैसे लिखें, जैसे अगर मान लीजिए सरल ईथर का एग्जाम्पल है, अभी हम यही बता रहे हैं बेटा, IPSC नहीं बता रहा है, अभी हम ये बता रहे हैं। तो अगर हम सरल पद्धति के रूप में लिखें इसको, सरल ईथर को अगर हम निरर्थक पद्धति में लिखें तो दोनों सेम है, तो डाई एल्किल के रूप में लिख दीजिए, डाई एल्किल ईथर, तो मेथिल लगा हुआ है तो यहाँ कह दीजिए डाई मेथिल ईथर। ये सीधा तरीका है, जनरल तरीका है, डाई मेथिल ईथर। इधर लिखा है C2H5O C2H5, तो 2 बार डाई एथिल ईथर। ऐसे आप कर सकते हैं अगर आपको सरल ईथर या सम्मित ईथर का नाम ट्राइवियल सिस्टम में लिखना है तो। दूसरा, एक तो ये हो गया। अब असम्मित ईथर अगर है, असम्मित ईथर है मतलब ये CH3O C2H5, तब क्या किया जाए, तो एक जनरल तरीका है इसको इस तरह से लिखने का, ये असम्मित हो गया ना, ये इसको मिश्रित ईथर भी कह रहे हैं, असम्मित ईथर, इसको कैसे लिखा जाए, तो इसमें जो पुराना तरीका है, जैसे IPSC मैथड तो हम सब अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसको पुरानी या निरर्थक पद्धति में इसका नामकरण इस तरह के ईथर का करना चाहते हैं तो सिंपल ये है कि जो सरल एल्किल है उसे पहले लिखिए और जो थोड़ा ज़्यादा कार्बन वाला या जटिल एल्किल है उसको उसके बाद में लिखिए। अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं करना है, जो सरल एल्किल है उसको पहले लिखिए और जो ज़्यादा कार्बन वाले या जटिल एल्किल है उसको उसके बाद में लिखिए। तो ये मेथिल, ये एथिल, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे आप, मेथिल एथिल ईथर हो गया, मेथिल एथिल ईथर। ठीक है, हम कुछ और दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है, ये लिखा है, तो ये हो गया मेथिल, ये हो गया नॉर्मल प्रोपिल ईथर, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। और देख लो अगर ये लिखा है तो ये हो गया मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये है नाम लिखने का तरीका जो ट्राइवियल मेथड के अकॉर्डिंग है। क्लियर। अब इन कंपाउंड के लिए जो IPSC पद्धति है वो कैसे नाम लिखने की बात कहते हैं, तो IPSC पद्धति में बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिए, जो तरीका है नाम लिखने का वो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर हम ईथर को हम क्या मानते हैं, ईथर को हम मानते हैं एल्केन का एल्कोक्सी डेरिवेटिव। ठीक है, तो दिस ईथर क्या है, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ये इस पद्धति में बोला जाता है एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, मतलब ROR। तो जैसे RH होता है ना, एल्केन RH होता है, तो H को हटा करके क्या लगाया गया है, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन के रूप में IPSC पद्धति के अंतर्गत नाम लिखा जाता है ईथर का, चाहे सरल ईथर हो और चाहे मिश्रित ईथर हो। ठीक है बेटा, अब इसका बेसिक सिंटेक्स समझो क्या है। ये है एल्कोक्सी एल्केन, आप देखिए वैसे लिखा हुआ है एल्कोक्सी एल्केन। ये बेसिक सिंटेक्स है ईथर के नॉमेनक्लेचर का IPSC मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, या IPSC सिस्टम के अकॉर्डिंग एल्कोक्सी एल्केन। अब इसमें क्या है, सरल ईथर अगर है जिसमें दोनों एल्किल सेम है तो एक एल्किल को ऑक्सी बना के लिखिए, दूसरे वाले का एल्केन लिख दीजिए उसी के डेरिवेटिव में। जैसे ये लिखा है CH3O CH3, तो दोनों तरफ CH3, तो हो गया मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम हो गया बेटा, मेथॉक्सी मेथेन। दोनों तरफ है C2H5O C2H5, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ठीक। अगर मान लो मिश्रित ईथर आ गया है CH3O C2H5, तो छोटे वाले में ऑक्सी लगाओगे आप। क्या लगाओगे, छोटे वाले में ऑक्सी, बड़े वाले का रूट बनाओगे अर्थात एल्केन। हमेशा याद रखो IPSC मेथड में यही होता है। तो ये हो गया मेथॉक्सी। दाहिने बाएं से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना है यहाँ पर, जो छोटा वाला है उसको एल्कोक्सी बना दो और बड़े वाले कार्बन असम्मित ईथर में बड़े वाले कार्बन क्या बना दोगे आप, रूट नेम एल्केन बना दो, तो मेथॉक्सी एथेन। और अगर सेम है तो मेथॉक्सी मेथेन सिंपल है, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, और देख लो जरा, जैसे ये है CH3O CH2 CH2 CH3। अब यहाँ 3 कार्बन, 2 कार्बन है तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 3 कार्बन हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए तो नंबर करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर करिए इसको, तो ये हो गया 1 2 3। ठीक, तो ये हो गया 1 मेथॉक्सी, पहले पे लगाए ना, तो इतना हो गया मेथॉक्सी, छोटा वाला है, तो ये हो गया 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो गया बेटा, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। और अगर देख लो तो ये हो गया CH3O CH3,
लंबी चेन चुनो, 1 2 3 कार्बन की, लंबी चेन 3 कार्बन की। मेथॉक्सी कहाँ लगा है? दूसरे पर, तो नाम क्या हो गया? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? अगला इसमें एक और देख लो एरोमेटिक वाली बात जो हम कर रहे थे, जैसे ये मान लो है ओ बेंजीन पे लगा हुआ है CH3, तो क्या हो गया? मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो गया? मेथॉक्सी बेंजीन। रूट इसके साथ जाएगा ना, ज़्यादा कार्बन है तो मेथॉक्सी बेंजीन। वैसे इसका दूसरा नाम है एनीसोल। क्या नाम है? एनीसोल, एनीसोल, ANISOLE, ठीक है, एनीसोल। ऐसे एथॉक्सी बेंजीन, प्रोपॉक्सी बेंजीन, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्लियर है? अगर दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग आ जाए, ऐसा आ जाए दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग, तो बस हो गया फेनॉक्सी बेंजीन। जैसे यहाँ मेथॉक्सी मीथेन लिख रहे थे, वैसे फेनॉक्सी बेंजीन, फेनॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम इसका लिखोगे डाईफेनिल ईथर लिखोगे आप, डाईफेनिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, वैसे डाईफेनिल ईथर, C6H5 2 बार लिखेंगे। क्लियर? अब अगला पार्ट देखो, वो है समावयवता, आइसोमेरिज्म देखना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ईथर में जो है 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ईथर में 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। एक होती है क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है, क्रियात्मक समूह समावयवता। और दूसरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मध्यावयवता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं कहीं कहीं ये मध्यावयवता। फिलहाल अभी हम बता देते हैं आपको। तो ईथर में 2 प्रकार की समावयवता है, एक है क्रियात्मक समूह समावयवता और एक है मध्यावयवता। अब क्रियात्मक समूह समावयवता ईथर के लिए किसके साथ है? तो इतने याद रखो कि ईथर जो है क्रियात्मक समूह समावयवता दिखाएगा ईथर खुद के और एल्कोहल के साथ। दोनों का अणुसूत्र समान, परंतु संरचना सूत्र इस प्रकार से भिन्न होगा कि उसमें क्रियात्मक समूह भिन्न हो जाए। ये ईथर और एल्कोहल, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? क्रियात्मक समूह समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी। एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे मान लो सबसे छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, C2H6O, ये अणुसूत्र है C2H6O, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, तो एक तो ये हो सकता है CH3OCH3, दिस इज मेथॉक्सी मीथेन, और एक ये हो सकता है C2H5OH। तो अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम, अणुसूत्र समान है यहाँ पर, लेकिन भिन्नता है। और भिन्नता का आधार क्या है? भिन्नता का आधार है क्रियात्मक समूह। ये है ईथर, दिस इज एथेरिक ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, ये है एथेरिक ऑक्सीजन, और ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है बेटा? एल्कोहल। तो इसमें 2 चीज़ें आ गई, एथेरिक ऑक्सीजन भी आ गया और एल्कोहल भी आ गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? क्रियात्मक समूह समावयवी, क्रियात्मक समूह समावयवी। अगला देखो मध्यावयवता। अब इसकी मध्यावयवता की कुछ कंडीशन है कि मध्यावयवता हर जगह नहीं पाई जाएगी। मध्यावयवता वहीं पाई जाएगी जहाँ द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होते हैं, मतलब ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी वैलेंसी कम से कम 2 हो। तो जिसमें ईथर आता है, ईथर आता है, थायो ईथर आता है, जैसे थायो ईथर आता है, कीटोन आता है, ठीक है, 2 डिग्री का एमीन आता है, एस्टर आता है। इन सभी में क्या मिलता है हमें? मध्यावयवता। किस आधार पर? जो 2 डिग्री, जो 2 संयोजी क्रियात्मक समूह है, ईथर, थायो ईथर, कीटोन, इमीन, इसको इमीन बोलते हैं, इमीन, IMINE, या इसको आप कह सकते हैं 2 डिग्री का एमीन, और ये एस्टर है, ठीक। तो मध्यावयवता है किस आधार पर? जो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर के एल्किल समूह हैं, एल्किल समूह, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, इसमें हर जगह एल्किल है, यहाँ भी एल्किल, 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 तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। तो मध्यावयवता के बारे में हम बता रहे हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म। अब द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या या उसके विन्यास में अगर भिन्नता पाई जाए, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या या उसके विन्यास में अगर भिन्नता पाई जाए, तो वो सब एक दूसरे के क्या होंगे? मध्यावयवी होंगे। क्या होंगे बेटा? मध्यावयवी होंगे। आई रिपीट इट अगेन, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर के एल्किल समूहों की संख्या या उसके विन्यास में अगर भिन्नता होती है, तो वो सब एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाते हैं और घटना कहलाती है मध्यावयवता, ठीक। हम बात करेंगे सिर्फ इसमें किसकी? ईथर की। अब एक चीज़ समझो, ईथर के लिए कम से कम मध्यावयवता अगर शुरू करनी है तो कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, मतलब C4 होना चाहिए। इससे कम कार्बन की दशा में ईथर जो होंगे वो मध्यावयवता नहीं दर्शाएंगे।
कार्बन की संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, इस केस में 4 होनी चाहिए। इससे कम कार्बन की दशा में ये मध्यावयवता नहीं दर्शाएंगे। अब जरा केस देखो, C4 4 कार्बन, C4 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। अब ये देखो एल्किल समूह है, हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, CnH2n+1 का होल ट्वाइस, तो O तो हो गया C2H5, तो C2H5 मतलब C4H10, C4H10O। अब इसके मध्यावयवी हम बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप पूरी तरह से आइसोमरिज्म देखोगे तो इसमें एल्कोहल भी बन जाएगा ना, जैसे ये था C2H6, जैसे यहाँ पर भी एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन एल्कोहल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मध्यावयवता दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा क्या क्या हो सकता है, CH3O CH2 CH2 CH3, मतलब एक तरफ एक कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, और यहाँ देखो CH3O CH CH3 CH3, एक तरफ एक कार्बन एक तरफ 3 कार्बन। अगला क्या हो सकता है, CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब C2H5 C2H5, ये हो सकता है। और पॉसिबिलिटी है इस केस में, और पॉसिबिलिटी है C4H10 में नहीं है। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। एक तरफ एक कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन दूसरी तरफ 2 कार्बन, बस खत्म। और क्या बनेगा, क्लियर, तो ये बनेगा। अब इसमें देखो जरा, इसका नाम देखो तो ये है 1-मेथॉक्सीप्रोपेन। इसका नाम क्या है बेटा, 2-मेथॉक्सीप्रोपेन। इसका नाम क्या है, एथॉक्सी एथेन। क्या नाम है, एथॉक्सी एथेन। अब जरा देखो ये सब के सब क्या है, मध्यावयवी हैं। अब एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस देखो, यहाँ पर ये है 1-मेथॉक्सीप्रोपेन और ये है 2-मेथॉक्सीप्रोपेन। अगर आप जनरल कैटेगरी में देखें तो ये दोनों लग रहा है जैसे स्थान समावयवी हो गए। क्या हो गए, स्थान समावयवी हो गए, लेकिन नहीं। आई रिपीट इट अगेन, ध्यान रखिएगा, ये सब आपस में क्या हैं, मध्यावयवी हैं। तो हमने जो कंडीशन बताई है कि मध्यावयवता इन सब में पाई जाएगी। दूसरा, दोनों तरफ के एल्किल समूहों की संख्या या विन्यास में भिन्नता होगी। अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन दोनों तरफ के एल्किल समूहों की संख्या या उसके विन्यास में अगर भिन्नता हो तो वो एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाते हैं, और घटना कहलाती है मध्यावयवता। इसमें एक तरफ 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 1 इधर भी 3, ये कैसे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है दोनों तरफ, 1 3, लेकिन विन्यास अलग है। ये नॉर्मल प्रोपिल है और ये आइसोप्रोपिल है। तो संख्या में भिन्नता हो या विन्यास में भिन्नता हो तो वो कहलाते हैं मध्यावयवी। इसमें 2 कार्बन है तो ये इसके साथ मध्यावयवता दर्शाएगा, ये इसके साथ मध्यावयवता दर्शाएगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, मध्यावयवी, ठीक है। तो ये स्थान या पोजीशन आइसोमर नहीं है, क्या है बेटा, ये दे आर द मेटामर्स। तो कंडीशन याद रखिएगा। तो दिस इज अबाउट टू फर्स्ट पार्ट ऑफ ईथर, जिसमें इंट्रोडक्शन देखा हमने, क्लासिफिकेशन देखा, हाउ टू डिफाइन ईथर ये भी हमने देखा, और नॉमेनक्लेचर, एंड लास्ट में हमने देखा आइसोमरिज्म। क्लियर। अगला पार्ट जो होगा वो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ को लेकर के होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।